नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अर्जुन और आप सुन रहे हैं सोते सोते समझदार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या सच में भगवान ने हमें बनाया है। यह कहानी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, उस वैज्ञानिक की जिसने विकासवाद यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया, जिसने पूरे मानव इतिहास की सोच बदल दी। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबरी नामक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट वॉरेन डार्विन एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे और उनकी मां सुसन्ना वेजवुड एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। डार्विन अपने परिवार में 5वें नंबर के बच्चे थे। उनके घर में शिक्षा, विज्ञान और मानवता का माहौल था। पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन छोटे चार्ल्स का मन किसी और दिशा में भटकता रहता था। बचपन से ही उन्हें प्रकृति से बेहद लगाव था। वो कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करते, पक्षियों को देखते, पत्थरों और पौधों को जमा करते। स्कूल में पढ़ाई में वो साधारण थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। उन्हें हमेशा सवाल रहते, ये पक्षी ऐसे क्यों उड़ते हैं? ये फूल अलग रंग के क्यों हैं? ये जानवर अलग अलग जगहों पर क्यों पाए जाते हैं? पिता ने उन्हें डॉक्टर बनाने का निश्चय किया और 1825 में उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय भेज दिया। वहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वो खून देखकर घबरा जाते थे। उन्हें सर्जरी के समय उलझन होती थी। मेडिकल किताबें उन्हें बोर करती, लेकिन समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाले प्रोफेसर जेम्स ग्रांट के साथ काम करना उन्हें रोमांचित करता था। वहीं से उन्हें जीव विज्ञान में रुचि बढ़ी। लेकिन जब पिता ने देखा कि बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तो उन्होंने सलाह दी कि वो चर्च में पादरी बने। इसके लिए चार्ल्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया। कैम्ब्रिज में उन्होंने धर्मशास्त्र के साथ साथ वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पढ़ी। वहां उन्होंने प्रोफेसर जॉन स्टीवंस हेस्लो से बहुत कुछ सीखा। हेस्लो ने ही डार्विन की जिज्ञासा को पहचाना और उन्हें प्रकृति के अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ाया। कैम्ब्रिज में रहते हुए चार्ल्स ने नमूनों को इकट्ठा करने की आदत डाली। कीट, पौधे, पत्थर, सब कुछ। उनका कमरा एक छोटे से प्रयोगशाला जैसा बन गया था। वो प्रकृति के पैटर्न्स को समझने लगे थे, लेकिन तब तक उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल देंगे। 1831 में जब डार्विन मात्र 22 साल के थे, उन्हें एक ऐसा अवसर मिला जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश नौसेना का एक जहाज था, HMS बीगल। यह जहाज 5 साल की वैज्ञानिक यात्रा पर दुनिया के चारों ओर जाने वाला था और इस यात्रा के लिए एक नेचुरलिस्ट यानी प्रकृति वैज्ञानिक की जरूरत थी। प्रोफेसर हेस्लो ने डार्विन का नाम सुझाया। डार्विन के पिता ने पहले मना किया। इतनी लंबी यात्रा, अनजान समुद्र, अजीब खतरे। लेकिन चाचा जोसिया वेजवुड ने पिता को मना लिया और डार्विन को जाने की अनुमति मिल गई। 27 दिसंबर 1831 को HMS बीगल ने इंग्लैंड के प्लायमाउथ बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की। डार्विन ने यात्रा के दौरान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कई द्वीपों का दौरा किया। उन्होंने समुद्र, पहाड़, ज्वालामुखी, जानवर, पौधे, सबका बारीकी से अध्ययन किया। हर जगह उन्होंने नोटबुक में अपने विचार लिखे, नमूने इकट्ठा किए और सवाल पूछे। क्यों एक ही प्रजाति के पक्षी अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े अलग दिखते हैं? क्यों कुछ जीव सिर्फ एक खास द्वीप पर ही मिलते हैं? क्या यह संभव है कि जीव बदलते हों? क्या ये नए रूप धरते हैं समय के साथ? यात्रा के दौरान डार्विन गैलापागोस द्वीप समूह पहुंचे। ये जगह इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। ये द्वीप उनका जीवन बदल देने वाला साबित हुआ। यहां उन्होंने देखा कि हर द्वीप पर रहने वाले फिंच नामक पक्षियों की चोंचें थोड़ी अलग थी। किसी की लंबी, किसी की मोटी, किसी की पतली। उन्होंने महसूस किया कि शायद ये उनके भोजन की जरूरतों के कारण है
यानी पर्यावरण के हिसाब से उनका शरीर बदल गया है। ये विचार बहुत बड़ा था। ये बताता था कि प्रकृति अपने हिसाब से जीवों को ढालती है और जो जीव अपने परिवेश के साथ सबसे बेहतर ढलते हैं वही जीवित रहते हैं, बाकी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही विचार बाद में नेचुरल सिलेक्शन कहलाया। लेकिन उस समय डार्विन ने अपनी खोज किसी को नहीं बताई। वो बस नोटबुक में लिखते रहे। उन्हें डर था कि समाज और चर्च उन्हें पागल या अधर्मी कहेगा। HMS बीगल की ये यात्रा लगभग 5 साल चली, 1831 से 1836 तक। इस दौरान डार्विन ने हजारों नमूने इकट्ठा किए और हजारों नोट्स लिखे। जब वो इंग्लैंड लौटे तो अब वो एक साधारण छात्र नहीं थे। अब वो एक वैज्ञानिक, एक खोजी और एक विचारक थे। ये 5 साल की यात्रा उनके जीवन की दिशा तय कर चुकी थी। उन्होंने धरती को समझा, जीवन को महसूस किया और भगवान की बनाई दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वो समझ गए थे कि जीवन स्थिर नहीं है, ये बदलता है, विकसित होता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये सोच समाज के लिए बहुत बड़ी थी। आने वाले वर्षों में ये सोच उन्हें प्रसिद्ध भी करेगी और विवादों में भी डालेगी। अभी के लिए डार्विन अपने नोट्स के साथ इंग्लैंड लौट आए थे और उन्हें खुद नहीं पता था कि आने वाले सालों में ये नोट्स मानव इतिहास की सबसे बड़ी किताब का आधार बनने वाले हैं। डार्विन जब बीगल की 5 साल की यात्रा पर थे तो उन्होंने अपने अध्ययन को गहराई दी। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाकों, अंटार्कटिका के पास, ऑस्ट्रेलिया और कई द्वीपों का निरीक्षण किया। लेकिन सबसे बड़ा असर गैलापागोस द्वीप समूह, गैलापागोस आइलैंड्स में हुआ। ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है और वहां की प्रकृति वहां के अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग जीवों की विविधता दिखाती थी। डार्विन ने देखा कि इन द्वीपों पर रहने वाले फिंच नामक पक्षियों की चोंचें अलग अलग थी। कुछ की चोंच लंबी थी, कुछ मोटी, कुछ पतली। इसी तरह कुछ कछुए थे जो अलग आकार, मोटाई या ढाल लिए थे। उनने ये सोचा कि ये रूप, फॉर्म्स अचानक नहीं बने, बल्कि वर्षों की चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा और प्राकृतिक दबावों, एनवायरमेंटल प्रेशर ने उन्हें रूपांतरित किया होगा। डार्विन ने अपने विचारों को वैज्ञानिक सिद्धांत में ढालने के लिए कई अवधारणाएं इकट्ठी की। उन्होंने जांच की कि जीवों की संख्या अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति है, लेकिन संसाधन सीमित है। इस मत से उनका सामना थॉमस मल्थुस की जनसंख्या सिद्धांत, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, से हुआ। मल्थुस का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती है, परंतु भोजन, निवास जैसी चीजें सीमित होती हैं। इसका मतलब है संघर्ष अस्तित्व का। डार्विन ने इसे अपने विचारों में शामिल किया और सोचा, यदि जीवों में थोड़ी सी भिन्नता हो जो उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देती हो, तो वे बेहतर जीवित बच पाएंगे और उनसे संतति पनपेगी। अन्य जीवों की तुलना में वे अधिक संतति छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन, नाम दिया। लेकिन इस सिद्धांत को वे तुरंत प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक अपनी खोजों और प्रमाणों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बार्नकल्स पर भी गहरा अध्ययन किया। ये चिपचिपे समुद्री जीव थे और उनके वर्गीकरणों, क्लासिफिकेशन पर काम किया। ये काम उन्हें सिद्धांत को मजबूत करने में मदद करता था। वे चाहते थे कि उनकी नजरिया वैज्ञानिक समुदाय के ठीक ठीक आलोचना को सह सके। 1858 में अल्फ्रेड रसेल वॉलस नामक अन्य वैज्ञानिक ने इंडिपेंडेंटली उसी सिद्धांत की ओर पहुंचने वाले विचार प्रकाशित करना शुरू किया। जब वॉलस ने न्यू स्पीशीज की उत्पत्ति पर एक पेपर भेजा, उसने डार्विन को भीतर से हिला दिया। डार्विन को लगा कि उन्हें जल्द ही प्रकाशित करना चाहिए ताकि इतिहास में उनके योगदान को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया। डार्विन और वॉलस दोनों के विचारों को एक साथ लाए जाने पर 1 जुलाई 1858 को लंदन के लिनियन सोसाइटी में एक बैठक हुई, जिसमें दोनों वैज्ञानिकों के लेख प्रस्तुत किए गए।
ये घटना विकासवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसके बाद डार्विन ने अपना विशाल पुस्तक प्रोजेक्ट शुरू किया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने विस्तृत प्रमाण, उदाहरण और अपनी तर्क वितर्क पेश की। 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई और उसने विज्ञान, दर्शन, धर्म और समाज को हिलाकर रख दिया। विकिपीडिया +2 विकिपीडिया +2 इस पुस्तक में डार्विन ने बताया कि कैसे विभिन्न प्रजातियां समय के साथ बदलती हैं। फेवरेबल ट्रेट्स रखने वाले जीव अधिक जीवित रहते हैं, अनफेवरेबल ट्रेट्स धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को वे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा से जोड़ते थे। उनकी पुस्तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत कठोर, लेकिन हिंदी पाठकों को यह समझाने में सरलता दर्शाती थी कि जीवन परिवर्तनशील है और निरंतर संघर्ष और अनुकूलन का परिणाम है। प्रकाशन के बाद उनके सिद्धांत को खूब विरोध भी मिला। धार्मिक विचारधारा रखने वालों ने यह कहा कि यह विचार ईश्वर की रचना को नकारता है। वैज्ञानिकों के कुछ वर्गों ने कहा कि प्रमाण पर्याप्त नहीं है। डार्विन ने इन आलोचनाओं का सामना संयम और धैर्य से किया। उन्होंने आगे शोध जारी रखा, पत्रों, जीव विज्ञान प्रयोगों और अध्ययन के माध्यम से अपनी दलीलें मजबूत की। एक ओर उनका सिद्धांत विज्ञान में नए युग की शुरुआत का संकेत था, दूसरी ओर समाज में यह भारी विवाद का बिंदु बन गया। निम्न बैच में हम आगे बढ़ेंगे, उनके अध्ययनों, विवादों, बाद की जीवनी और अंत तक की कहानी। चार्ल्स डार्विन की HMS बीगल की यात्रा केवल समुद्री सफर नहीं थी, बल्कि ये उनके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाली थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र, ब्राजील के वर्षावन, अर्जेंटीना के मैदान, चिली के पहाड़, पेरू के रेगिस्तान और गैलापागोस द्वीप समूह की अद्भुत प्राकृतिक विविधता देखी। हर स्थान पर उन्होंने जीवों, पौधों और भूरचनाओं का निरीक्षण किया और नोटबुक में विस्तार से लिखा। गैलापागोस द्वीप समूह डार्विन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थल साबित हुआ। यहां उन्होंने देखा कि एक ही प्रजाति के फिंच पक्षियों की चोंचें अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग रूप ले चुकी थी। कुछ पक्षियों की चोंच लंबी और पतली थी, कुछ की मोटी और गोल। उन्होंने ये भी नोट किया कि द्वीप के संसाधनों और भोजन के प्रकार के अनुसार चोंचें अनुकूलित हो रही थी। इस अवलोकन ने डार्विन को यह सोचने पर मजबूर किया कि जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। डार्विन ने अपने अवलोकन को वैज्ञानिक सिद्धांत में बदलने के लिए कई सालों तक अपने डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक प्रजाति की संख्या अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। इस विचार ने उन्हें थॉमस मॉल्थस की जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा की ओर खींचा। मॉल्थस ने कहा था कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, लेकिन भोजन, पानी और निवास की चीजें सीमित होती हैं। इस संघर्ष के कारण केवल सबसे अनुकूल जीव जीवित रहते हैं। डार्विन ने इसे अपनी अवधारणा में शामिल किया और इसे नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन कहा। उन्होंने माना कि पर्यावरण के अनुकूल जीव ज्यादा संतति छोड़ेंगे और समय के साथ ये अनुकूलन नई प्रजातियों का निर्माण करेगा। इस विचार ने उनके भविष्य के सिद्धांत का आधार रखा। यात्रा के दौरान डार्विन ने भूविज्ञान पर भी अध्ययन किया। उन्होंने पहाड़ों, ज्वालामुखियों, चट्टानों और गहरी घाटियों का अवलोकन किया। उन्होंने समुद्री जीवाश्मों और चट्टानों के नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी लाखों वर्षों से विकसित हो रही है। इस विचार ने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और गहरा किया। डार्विन ने बीगल यात्रा के दौरान हजारों जीवों और पौधों के नमूने इकट्ठा किए। उन्होंने समुद्री जीव, कीट, पक्षी, कछुए और वनस्पतियों को संग्रहित किया। हर नमूने का अध्ययन और वर्गीकरण उन्होंने किया। इन नमूनों की मदद से उन्होंने भविष्य में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की आधारशिला रखी। 1836 में यात्रा समाप्त हुई और डार्विन इंग्लैंड लौट आए। हालांकि वह अपने सिद्धांत को तत्काल प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सालों तक अपने अवलोकन
और शोध को व्यवस्थित किया। इस बीच उन्होंने बार्नाकल्स जैसे समुद्री जीवों पर गहन अध्ययन किया ताकि उनका सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूत हो। 1858 में एल्फ्रेड रसेल वॉलस नामक वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से वही विचार प्रकाशित करने का प्रयास किया। वॉलस के पत्र ने डार्विन को चेतावनी दी कि उन्हें जल्द ही अपने विचार प्रकाशित करने चाहिए। इस समय डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पर काम तेज कर दिया। डार्विन ने इस पुस्तक में उदाहरण, प्रमाण और विचार प्रस्तुत किए कि किस प्रकार जीव समय के साथ बदलते हैं। उन्होंने दिखाया कि जीवन संघर्ष, अनुकूलन और प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित होता है। उनके सिद्धांत ने धार्मिक और सामाजिक विचारों को चुनौती दी। उनकी पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद ये विवादों और प्रशंसा दोनों का कारण बनी। धार्मिक विचारधारा रखने वालों ने इसे ईश्वर की रचना के खिलाफ बताया, जबकि कई वैज्ञानिकों ने इसे नई सोच और जीव विज्ञान में क्रांति कहा। डार्विन ने आलोचनाओं का धैर्यपूर्वक सामना किया और आगे भी अपने अध्ययन और प्रयोग जारी रखे। डार्विन की यह सोच केवल एक सिद्धांत नहीं थी, बल्कि ये मानवता और जीवन की समझ को बदलने वाला विचार था। उन्होंने ये बताया कि जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलता और विकसित होता है। उनके अवलोकन और शोध ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। डार्विन ने अपनी जीवनी में यह भी लिखा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या समाज को चुनौती देना नहीं था, बल्कि मानव और जीवों की समझ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करना था। उनकी ये विनम्रता और शोध की गहनता उन्हें एक महान वैज्ञानिक और विचारक बनाती है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी जीवन यात्रा में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो था उनका पुस्तक रूपी सिद्धांत ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस पुस्तक का पहला संस्करण 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुआ। इसमें डार्विन ने विस्तार से बताया कि कैसे जीवन समय के साथ बदलता है और नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। उनका मुख्य तर्क था कि प्रकृति अपने हिसाब से जीवों का चयन करती है, जिसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन कहा। डार्विन ने दिखाया कि हर प्रजाति में छोटे छोटे भिन्नताएं होती है। ये भिन्नताएं कभी कभी जीवों को अपने पर्यावरण में ज्यादा अनुकूल बनाती है। जो जीव अधिक अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और संतति छोड़ते हैं। समय के साथ ये प्रक्रिया नए रूप और नई प्रजातियों का निर्माण करती है। उनकी पुस्तक में अनेक उदाहरण शामिल थे। उन्होंने गैलापागोस के फिंच पक्षियों का विवरण दिया, ये दिखाते हुए कि किस प्रकार उनके चोंच का आकार उनके भोजन और पर्यावरण के अनुरूप बदल गया। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में पाए गए कछुओं और अन्य प्रजातियों की तुलना की। उन्होंने समुद्री जीवों और बर्नाक्लों पर किए गए शोध का भी हवाला दिया। पुस्तक के प्रकाशित होते ही समाज और विज्ञान में हंगामा मच गया। धार्मिक विचार रखने वाले लोगों ने इसे ईश्वर की रचना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि चार्ल्स डार्विन का विचार मानव को केवल जीवों के विकास का हिस्सा बताता है और इससे यह सिद्ध होता है कि इंसान बंदर से विकसित हुआ। कई लोगों ने यह सिद्धांत स्वीकार किया, लेकिन कई लोगों ने विरोध भी किया। वैज्ञानिक समुदाय के कुछ सदस्य जो पारंपरिक दृष्टिकोण रखते थे, उन्होंने इसे विवादित और असत्य कहा। डार्विन की पुस्तक ने केवल जीव विज्ञान को ही नहीं बदला, बल्कि पूरी सोच को चुनौती दी। यह सिद्धांत यह बताता है कि जीवन स्थिर नहीं है। जीवन हमेशा बदलता है, अनुकूलता और संघर्ष के अनुसार विकसित होता है। उन्होंने यह दिखाया कि प्रकृति में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि हर चीज विकास और अनुकूलन के नियमों के अधीन है। इस पुस्तक ने विज्ञान के इतिहास में क्रांति ला दी। पहले तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि सभी प्रजातियां स्थिर हैं और एक समय में बनाई गई थी। डार्विन ने यह सिद्ध किया कि जीवन एक गतिशील प्रक्रिया है और समय के साथ प्रजातियां बदलती रहती हैं। डार्विन ने अपने शोध और पुस्तक में यह भी लिखा कि उनका उद्देश्य किसी धार्मिक विश्वास को चुनौती देना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल यह समझना और समझाना था कि जीवन कैसे विकसित होता है
और विभिन्न प्रजातियां क्यों और कैसे बदलती हैं। उन्होंने गहरी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण दृष्टि से यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद डार्विन को पत्रों और सवालों का सामना करना पड़ा। लोग उनके घर पर पत्र भेजते, पत्रिकाओं में उनके सिद्धांत पर लेख छपते, लेकिन डार्विन ने संयम और धैर्य से इन सब का सामना किया। उन्होंने आगे भी अध्ययन जारी रखा और नए उदाहरण और प्रमाण इकट्ठा करते रहे। डार्विन ने यह भी बताया कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा परिवर्तन में वातावरण, जलवायु, भोजन की उपलब्धता और जीवों के आपसी संबंधों का भी बड़ा योगदान होता है। उन्होंने दिखाया कि जीवन केवल जीवित रहने की दौड़ नहीं है, बल्कि ये लगातार बदलने और अनुकूलन की प्रक्रिया है। उनकी ये सोच विज्ञान के लिए नए युग की शुरुआत थी। उनके विचारों ने आधुनिक जीव विज्ञान और विकासवादी सिद्धांत की नींव रखी। आज हम जीवों की विविधता और विकास को समझते हैं तो इसमें चार्ल्स डार्विन की मेहनत और शोध का बड़ा योगदान है। चार्ल्स डार्विन केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। यात्रा और खोजों के बावजूद डार्विन ने अपने घर और परिवार को हमेशा महत्व दिया। डार्विन की शादी एमा वेजवुड से 1839 में हुई। एमा उनके चाचा की नातिन थी। चार्ल्स और एमा का रिश्ता गहरा और स्नेही था। एमा ने डार्विन के स्वास्थ्य और उनके काम के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की। डार्विन के 8 बच्चे हुए, 4 पुत्र और 4 पुत्रियां। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा और विकास पर भी ध्यान दिया। डार्विन को जीवन भर कई स्वास्थ्य समस्याएं रही। उन्हें अक्सर पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और थकान की शिकायत होती थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी ये बीमारी तनाव और लंबे शोध कार्य के कारण थी। इसके बावजूद डार्विन ने अपनी किताबें और शोध जारी रखे। उन्होंने वैज्ञानिक पत्रों का जवाब दिया और लगातार नए उदाहरण इकट्ठा किए। उनका दिनचर्या संतुलित थी। सुबह जल्दी उठते, चाय पीते, अपने संग्रह की जांच करते, नोटबुक में लिखते और परिवार के साथ समय बिताते। शाम को उन्हें लंबी सैर करना पसंद था। यह व्यायाम और ताजी हवा उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। चार्ल्स डार्विन का व्यक्तित्व शांत और मिलनसार था। अपने मित्रों और छात्रों के साथ वो हमेशा विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण रहते थे। उन्होंने विज्ञान को केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, वो इसे साझा करने और समझाने में विश्वास रखते थे। उनके पत्र और नोटबुक आज भी वैज्ञानिक समुदाय के लिए प्रेरणा स्रोत है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के प्रकाशित होने के बाद डार्विन को व्यापक पहचान मिली। उन्हें सम्मानित किया गया और कई विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थाओं ने उन्हें पुरस्कार और सम्मान दिए। ब्रिटिश समाज में उनके योगदान को पहचान मिली और धीरे धीरे विरोध भी कम हुआ। लेकिन डार्विन का सबसे बड़ा योगदान विज्ञान के लिए था। उनके नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि जीवन स्थिर नहीं है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण और समय के साथ बदलता है। यह विचार आज भी जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और विकासवाद के अध्ययन में केंद्रीय स्थान रखता है। अंत में चार्ल्स डार्विन का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो गया। 19 अप्रैल 1882 को उन्होंने इंग्लैंड के डाउन हाउस में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया और उनके योगदान को मानवता और विज्ञान में अमर माना गया। डार्विन की सोच और सिद्धांत आज भी जीवन, विकास और मानवता की समझ को प्रभावित करते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि ज्ञान का मूल स्रोत अवलोकन, शोध और तर्क है। उनका जीवन ये सिखाता है कि जिज्ञासा, धैर्य और लगन के साथ कोई भी व्यक्ति दुनिया की सोच बदल सकता है। उनकी जीवन यात्रा ये प्रमाणित करती है कि महान विचार केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, लगातार अवलोकन और गहन चिंतन से आते हैं। चार्ल्स डार्विन ने यह साबित किया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। यह हमारे आसपास के जीवन, प्रकृति
और समाज को समझने का तरीका है। चार्ल्स डार्विन के काम का प्रभाव सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, यह समाज, धर्म और विचारधारा तक भी पहुंच गया। जब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई तो वैज्ञानिक समुदाय में गूंज मची। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत अपनाया, कुछ ने सवाल उठाए और कुछ ने कड़ा विरोध किया। इसी माहौल में हुई एक चर्चित घटना आज भी इतिहास में दर्ज है, हक्सले बनाम विल्बरफोर्स की बहस। विल्बरफोर्स, जो एक चर्च समर्थक वक्ता थे, ने डार्विन के सिद्धांतों का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। इसके सामने थॉमस हक्सले उभरे, जिन्हें बाद में डार्विन का बुलडॉग कहा गया। हक्सले ने डार्विन के सिद्धांतों की तीव्र रक्षा की और वैज्ञानिक तर्कों से विरोधियों को चुनौती दी। यह बहस केवल शब्दों की नहीं थी, ये पुरानी धारणाओं और नए वैज्ञानिक विचारों के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गई। इस प्रकार की बहसों ने जनता का ध्यान प्राकृतिक चयन और विकासवाद की ओर आकर्षित किया और थीसिसों पर गंभीर सार्वजनिक चर्चा शुरू कर दी। डार्विन के साथ साथ एल्फ्रेड रसेल वॉलस का नाम भी इतिहास में अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। वॉल्सलेस ने भी स्वतंत्र रूप से विकास के समान विचारों पर पहुंचकर डार्विन को प्रेरित किया। वॉल्सलेस ने प्रकृति के बीच चयन के सिद्धांत के समान परिणामों का वर्णन किया और इन्हीं विचारों के कारण डार्विन ने अपने कार्य को तेज किया ताकि उनके और वॉल्सलेस दोनों के विचारों का समुचित श्रेय तय हो सके। इतिहास ने दोनों वैज्ञानिकों को साथ में याद किया और यह दिखाया कि महान विचार कभी अकेले नहीं आते। कई दिमाग एक ही समय में समान निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के बाद भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन, द डेसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स और द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। इन पुस्तक में उन्होंने न केवल प्रजातियों की उत्पत्ति की व्याख्या की, बल्कि ये भी बताया कि मनुष्यों की विशेषताएं और भावनाएं भी उसी विकासात्मक इतिहास का हिस्सा है। डेसेंट ऑफ मैन में डार्विन ने सीधे सीधे मानव विकास पर लिखा और बताया कि मनुष्यों का मन, समाज और व्यवहार भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। डार्विन की विचारधारा में एक बड़ी कमजोरी उस समय यही मानी जाती थी कि उनके पास विरासत, इनहेरिटेंस का स्पष्ट मैकेनिज्म नहीं था, यानी ये कि माता पिता से गुण किस प्रकार संतानों में जाते हैं। उस दौर में ग्रेगोर मेंडल के पेपर्स प्रकाशित हुए थे, पर डार्विन और समकालीन वैज्ञानिकों के पास मेंडल के कार्य की व्यापक जानकारी नहीं थी। बाद में मेंडल की खोज और आनुवंशिकी के विकास ने डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के साथ मिलकर आधुनिक विकासवादी सिद्धांत मॉडर्न सिंथेसिस का निर्माण किया। डीएनए और जीनों की खोज ने दर्शाया कि जेनेटिक कोड के परिवर्तन और म्यूटेशन किस प्रकार नई विविधताएं पैदा करते हैं और प्राकृतिक चयन उन्हें परखता है। डार्विन की रिसर्च का एक उपयोगी पहलू यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रमाण इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने की परंपरा मजबूत की। वे अक्सर चिट्ठियां लिखते और विदेशी वैज्ञानिकों, संग्रहकर्ताओं और नेचुरलिस्ट के साथ विस्तृत संवाद रखते थे। उनके पत्र विनिमय में कई छोटे छोटे उदाहरण मिलते हैं। किसी मछली की अनोखी आदत, किसी द्वीप के कछुए की उम्र, किसी खेत में पाई गई अजीब फल फूल की किस्म। ये छोटी छोटी टिप्पणियां मिलकर एक विशाल साक्ष्य भंडार बन गई। डार्विन के सिद्धांतों के विरोध में कई सामाजिक और धार्मिक तर्क प्रस्तुत किए गए। कुछ लोगों ने कहा कि यदि जीवन केवल प्राकृतिक चयन का फल है तो नैतिकता, उद्देश्य और ईश्वर की भूमिका कहाँ रहेगी। इस तरह के सवालों ने दर्शन और धर्म के क्षेत्रों में गहरी बहसें शुरू कर दी। परंतु कई बुद्धिजीवियों ने यह तर्क दिया कि विज्ञान धर्म से अलग अलग दायरे में काम करता है। विज्ञान ये बताता है कि कैसे और धर्म ये बताता है कि क्यों। आज भी ये बहस चलती है, पर डार्विन ने कम से कम ये दिखा दिया कि प्राकृतिक जगत को समझने के लिए नए साक्ष्यों पर ध्यान देना जरूरी है। डार्विन की कहानी में और भी कई रोचक किस्से हैं। उनकी बीगल यात्रा की डायरी में लिखे छोटे छोटे विवरण, उनके नजदीकी मित्रों के साथ हुई तीखी बहसें और लैब में बर्नाकल पर किए गए महीनों वाले कार्य।
ये सभी चीजें मिलकर दिखाती है कि वैज्ञानिक काम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होता। ये लगातार निरीक्षण, गलती, संशोधन और पुनः प्रयास है। डार्विन के उत्तराधिकार का जो बड़ा पहलू है वो ये कि उनके विचारों ने आगे आने वाली पीढ़ियों की सोच को बदल दिया। 20वीं सदी में जीनोमिक्स, प्रजाति के विकास पर तुलनात्मक अध्ययन और पारिस्थितिक अनुसंधान ने उनके सिद्धांतों को और परिष्कृत किया। आज हम ये जानते हैं कि विकास केवल एकल कारक की क्रिया नहीं है। ये आनुवंशिक परिवर्तन, पर्यावरणीय दबाव, आनुवंशिक बहुलता और आकस्मिक घटनाओं का जटिल समन्वय है। पर यह सारी आधुनिक समझ डार्विन की मूल धारणा कि जीवन बदलता है और परिवर्तन का चयन होता है के बिना संभव नहीं होती। डार्विन की विरासत का सामाजिक प्रभाव भी विशाल रहा। जीवों के विकास का विचार साहित्य, कला, राजनीति और दर्शन में छा गया। कुछ विचारकों ने इसे मानवाधिकार और समाज सुधार के दृष्टिकोण से जोड़ा। कुछ ने गलत रूप में व्याख्यायित कर समाजीनुरूप उपयोग भी किया। इसलिए यह भी जरूरी है कि किसी विचार को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ ही समझा और इस्तेमाल किया जाए, न कि अलगथलग राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए तोड़ा मरोड़ा जाए। डार्विन के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण भी उनकी सोच की गहराई दिखाते हैं। उनमें से एक है, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change." ये पंक्ति हमें बताती है कि अनुकूलन और परिवर्तन के प्रति उत्तरदायित्व ही वास्तविक शक्ति है। ये उद्धरण व्यापक रूप से दिया जाता है। सोच के संदर्भ में इसका सार महत्वपूर्ण है। अब हम सोचते हैं, आपकी ऑडियो अवधि कैसे बढ़ेगी? सरल अभ्यास यह है कि आप इन बिंदुओं को धीमी आवाज में पढ़ें, बीच बीच में छोटे छोटे उद्धरण धीमे पढ़कर दोहराए और हर बड़े सेक्शन के बाद 10-15 सेकंड की शांत सी पॉज रखते। आप पत्रों के छोटे अंश पढ़कर रियलिटी का एहसास दे सकते हैं, जैसे डार्विन की बीगल डायरी के छोटे वाक्य या किसी मित्र के पत्र का अंश। इन तकनीकों से वही टेक्स्ट ज्यादा समय में बदल जाएगा और सुनने वाला आराम से सुनते हुए सो भी जाएगा और आपके चैनल की थीम के अनुरूप भी रहेगा। डार्विन का जीवन और काम ये सिखाता है कि बड़ा परिवर्तन अक्सर धीमा और निरंतर होता है। शुरुआती विरोध, गलतफहमियां और सामाजिक प्रतिक्रियाज़ का सामना करके भी एक विचार वैज्ञानिक प्रमाणों के सहारे दुनिया बदल देता है। चार्ल्स डार्विन का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का संग्रह नहीं है। ये जीवन दर्शन, जिज्ञासा, संघर्ष, धैर्य और मानवता की गहरी समझ का एक अद्वितीय उदाहरण है। जब हम उनके योगदान को समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि ज्ञान केवल कक्षा, प्रयोगशाला या पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के अवलोकन, सोच और अनुभव से भी गहरा जुड़ा हुआ है। डार्विन ने दिखाया कि जीवन स्थिर नहीं है। उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से ये समझाया कि जीवन एक सतत प्रक्रिया है जो समय, वातावरण और अनुकूलन के नियमों के अधीन है। उनका यह सिद्धांत न केवल जीव विज्ञान के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि मानव समाज, दर्शन और सोच के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने हमें यह सिखाया कि परिवर्तन के बिना कोई विकास संभव नहीं है। उनकी बीगल यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, ये जिज्ञासा और अवलोकन का महायात्रा थी। दक्षिण अमेरिका के जंगल, गैलापागोस के द्वीप, समुद्री तट और अंटार्कटिका के ठंडे इलाके, इन सब में उन्होंने जीवन के स्वरूपों का निरीक्षण किया। फिंच पक्षियों की चोंचों से लेकर समुद्री जीवों के शेल तक प्रत्येक अवलोकन उनके सिद्धांत की नींव बना। यह दिखाता है कि महान विचार केवल किताबों से नहीं आते, वे प्रकृति के साथ संवाद और अनुभव से जन्म लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक जीव की अनुकूलता उसके जीवन और संतति के लिए निर्णायक होती है। लेकिन डार्विन ने यह भी समझाया कि यह प्रक्रिया कठोर और निर्दयी हो सकती है। कमजोर जीव जीवन में टिक नहीं पाते और प्रकृति हमेशा अनुकूलता के आधार पर चयन करती है। यह विचार केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे जीवन के दर्शन और मानव अनुभव से भी जोड़ा जा सकता है। डार्विन का जीवन यह भी दिखाता है
कि महान वैज्ञानिक अक्सर अकेले नहीं होते। उनके साथ अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, थॉमस हक्सली और कई अन्य वैज्ञानिक जुड़े। जब वॉल्सलेस ने समान सिद्धांत प्रस्तुत किया तो डार्विन ने तुरंत काम को तेज किया ताकि दोनों का श्रेय न्याय संगत रहे। हक्सले और विल्बरफोर्स की बहस ने सिद्धांत को सार्वजनिक और प्रसिद्ध बनाया। यह दिखाता है कि विचारों का प्रभाव अकेले व्यक्तित्व से नहीं बल्कि समुदाय, संवाद और संघर्ष से भी जुड़ा है। उनकी बाद की पुस्तकें जैसे द वेरिएशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अंडर डोमेस्टिकेशन, द डेसेंट ऑफ मैन और द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स जीवन को विभिन्न दृष्टियों से समझाती है। इनमें मानव व्यवहार, भावनाएं, समाज और संस्कृति के विकास का अध्ययन शामिल है। डार्विन ने यह स्पष्ट किया कि मानव केवल अलग नहीं है, वो भी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके जीन सिद्धांत और आधुनिक आनुवंशिकी ने डार्विन के विचारों को और पुष्ट किया। आज हम डीएनए, म्यूटेशन और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जो कुछ भी समझते हैं वो डार्विन के अवलोकन और सिद्धांत का विस्तार मात्र है। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान लगातार विकसित होता है और ये कभी स्थिर नहीं रहता। उनकी जीवन शैली, स्वास्थ्य संघर्ष और परिवार के प्रति प्रतिबद्धता भी प्रेरक है। एमा वेजवुड के साथ उनका रिश्ता, बच्चों की परवरिश, लंबी सैर और परिवार के साथ समय बिताना, ये सब दर्शाता है कि महान वैज्ञानिक केवल विचारों के साथ नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों के साथ भी जुड़े होते हैं। डार्विन का संदेश आज भी प्रासंगिक है। एडेप्टेबिलिटी इज द की टू सर्वाइवल। ये केवल जीवों के लिए नहीं बल्कि मानव जीवन, समाज और मानसिकता के लिए भी सच है। परिवर्तन को अपनाना, नई चुनौतियों का सामना करना और पुराने विचारों को छोड़कर नए सबूतों को स्वीकार करना, यही सीख हमें उनके जीवन से मिलती है। उनकी विरासत केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। साहित्य, कला, दर्शन और समाज शास्त्र में भी उनके विचारों का प्रभाव देखा गया। जीवन की विविधता, संघर्ष और अनुकूलन का चित्रण अनेक कवियों, लेखकों और कलाकारों ने किया। यह दर्शाता है कि विज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं बल्कि ये मानव सोच और संस्कृति का हिस्सा भी बन सकता है। डार्विन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि महान विचारों का मार्ग आसान नहीं होता। आलोचना, विरोध और सामाजिक प्रतिक्रियाएं हमेशा आती है, परंतु धैर्य, साक्ष्यों की खोज और सत्य की प्रतिबद्धता से कोई भी व्यक्ति विचारों की दुनिया में अमर बन सकता है। उनके उद्धरण आज भी प्रासंगिक है। It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. ये उद्धरण हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति, ज्ञान और सफलता अनुकूलन और परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में निहित है। आउटरो के रूप में हम ये कह सकते हैं कि डार्विन की यात्रा, उनकी खोजें और उनके विचार हमें ये समझाते हैं कि ज्ञान, जिज्ञासा और धैर्य से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज और विज्ञान की दिशा भी बदल सकते हैं। सोते सोते समझदार में हम यही चाहते हैं कि आप सोते समय भी ज्ञान प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में हमने चार्ल्स डार्विन की पूरी कहानी, उनके संघर्ष, उनकी खोज और उनकी विरासत को जाना। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ज्ञान कभी सोता नहीं और आप भी सोते सोते समझदार बन सकते हैं।